morning, friends. Welcome back to our YouTube channel eSchool 365. I am Jitin Patel, your chemistry faculty. ये है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 8। वीडियो नंबर 7 के अंदर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। वो था मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 8 से। उस 7 वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 8 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। द masses of equal volumes of a gas and hydrogen are 25.6 gram and 0.8 gram respectively. Under the same condition of temperature and pressure. Find the molecular mass of gases. Find the molecular mass of gas. हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 16, ऑप्शन बी है हमारे पास 32, ऑप्शन सी है हमारे पास 64 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 128। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है the masses of equal volume of a gas and a hydrogen are 25.6 gram and 0.8 gram respectively. Under the same condition of temperature and pressure, find the molecular mass of gas. हमने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था, वो था डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर द सेम कंडीशन, व्हिच मींस अंडर द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो यहाँ में जो एसटीपी की यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द सेम। दूसरा एक फॉर्मूला था हमारे पास वेपर डेंसिटी का, जो हमने उसी फॉर्मूला से डिराइव किया था, वो था आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। अल्टीमेटली वो मॉलिक्यूलर मास आपका हाइड्रोजन गैस का था, तो अल्टीमेटली 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर हम वेपर डेंसिटी की फॉर्मूला नंबर 1 को याद करें, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी, मैंने अननोन गैस जिसका मोलिकुलर मास हमें ढूंढना है, उस गैस को मैंने ए कंसीडर कर लिया है, एंड डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। अब डेंसिटी बेसिकली आपकी होती है गिवन मास, डेंसिटी आप इज अ रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। तो मैं यहाँ ये कंसीडर कर सकता हूँ मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए होल अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस के लिए मास ऑफ H2 गैस, मास ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2। यहाँ मुझे मास ऑफ A दिया हुआ है 25.6, मास ऑफ A मुझे दिया हुआ है 25/6। उसका वॉल्यूम नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं उसको कंसीडर कर लेता हूँ V।
यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। दोनों गैसेस के वॉल्यूम तो इक्वल ही है, उनके वेट में डिफरेंस है, मास में डिफरेंस है। ठीक है, मास ऑफ H2O में दिया गया है 0.8 ग्राम और हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम V, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है तो इन दोनों को तो कट ही हो जाना है, इन दोनों को कट ही हो जाना है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हमारे पास आएगा 25.6 डिवाइड बाय 0.8, 25.6 डिवाइड बाय 0.8। अगर मैं 25.6 डिवाइड बाय 0.8 करता हूं तो वो मेरा आंसर हो जाता है 32.0। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस आ गया 32.0। दूसरा एक फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। यहाँ पे वेपर डेंसिटी मुझे अननोन गैस की पता है, दैट इज 32। तो मॉलिक्यूलर मास बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A इक्वल टू 32 into 2 which is nothing but 64। तो क्लियर कट आवर ऑप्शन विल बी C। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले हमें वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पूछा है अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ मुझे दो गैस के रेशियो दिए, दो गैस के मास दिए हुए। पहला गैस है मेरा अननोन गैस और दूसरा गैस है मेरा हाइड्रोजन गैस। And as we know कि vapor density is ratio of density of gas A upon density of H2 gas at the same temperature और pressure। और यहाँ पे ये बोला गया है कि same condition of temperature and pressure मुझे डेटा में given था। तो density हमें पता है that is mass upon volume। तो यहाँ पे mass of gas A upon volume of gas A, यहाँ पे mass of hydrogen gas upon volume of hydrogen gas। और यहाँ पे चूंकि दोनों गैस के equal volume involved थे तो मैंने दोनों गैस के वॉल्यूम को VV कंसीडर कर लिया। यहाँ पे मास ऑफ गैस है दैट इज 25.6 डिवाइड बाय 0.8 जो मुझे मिलता है 32। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने जाता हूँ, दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A, ऑफ गैस A, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A दैट इज मोलिकुलर मास अपॉन 2, मोलिकुलर मास अपॉन 2। तो सिंपल मुझे कुछ नहीं करना था, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो क्लियर कट माय आंसर ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस A इज 64। क्लियर, 32 into 2 दैट इज 64। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ compound A in H2O is 0.2. The molality of A in water is, simple definition based question। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी वीडियो की सीरीज के वीडियो नंबर 7 के अंदर हमने एक रिलेशन किया था बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो आपको उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है तो यू कैन गो एंड चेक इन द वीडियो नंबर 7। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शन। ऑप्शन ए है हमारे पास 13.8, ऑप्शन बी है हमारे पास 15.5, ऑप्शन सी है हमारे पास 14.5, ऑप्शन डी है हमारे पास 16.8। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को भी खुद से करने का ट्राई करो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी पता है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, तो सीधा फॉर्मूला रख के भी आप कर सकते हो। क्लियर, तो हमें लेट्स ट्राई। हमारा फॉर्मूला था बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस x ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सीधा ये फॉर्मूला में वैल्यूज को प्लेस कर देना है।
हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उन सबके मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है। तो सपोज यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में कर रहा हूं, तो उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, मेरा 1। ठीक है, यहाँ पे वाटर मेरा सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का एडिशन हो जाएगा 1। मोल फ्रैक्शन ए मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.2, तो मुझे यहाँ दिया हुआ है 0.2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अपने आप हो जाएंगे 0.8, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। क्लियर, यहाँ पे मुझे वो करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे पहले से पता है, दैट इज 0.2 इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 0.8 इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80। ठीक है, वाटर का मोलर मास होता है आपका 80, तो ये मेरा हो जाएगा 1/4 0.2 0.8 और ये हो जाएगा मेरा 1000 डिवाइड बाय 18 दैट इज 55.5। तो 55.5 डिवाइड बाय 4 करेंगे, अगर हम 55.5 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 3 5 4 4 8 जा 32, 13.8। अच्छा 13.8, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ए दिया गया था इनटू वाटर, और मैं पूछा था कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इन H2O। सिंपल मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो मैं पहले से पता था, वाटर का मोलर मास होता है 18। सिंपल हमने वैल्यू प्लेस की, डिवाइड किया एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 13.8। क्लियर, अगर इस रिलेशन को कैसे डिराइव करना है ये जानना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 500 ml of a glucose solution contains 6.02 into 10 to the power 22 molecules of glucose. The concentration of the solution. The concentration of solution. ठीक है, concentration of solution क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन डेटा में गिवन है, दैट इज 0.1 मोलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 1 मोलर, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.2 मोलर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 2.0 मोलर। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमें मोलारिटी कैपिटल M बताया गया है, अदरवाइज अगर हमें नहीं भी दिया हो, मोलारिटी नहीं भी दिया हो, और जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात आए तो हमें आंसर मोलारिटी में ही डिराइव करना है। सपोज यहाँ पे यूनिट नहीं दिए, सिर्फ वैल्यू दी हुई है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलारिटी में ही ढूंढना है। क्लियर, अगर मेंशन है कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज WW ऑफ द सॉल्यूशन, तो वही पर्टिकुलर चीज आप डिराइव करोगे, लेकिन कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बोला है, तो आपको उसको मोलारिटी के टर्म्स में ढूंढना पड़ेगा। मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी नो कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं, नहीं मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं फॉर द ग्लूकोज। तो Na की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये 6.023 10 टू द पावर 23 होता है, मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए 6.02 10 टू द पावर 23 दे दिया। मुझे पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर ग्लूकोज दिया गया है 6.02 10 टू द पावर 22, और Na मेरा हो जाता है 6.02 10 टू द पावर 23, तो ये मेरा हो जाएगा 0.1। क्लियर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 10 टू द पावर -1 और 0.1 विल बी माय मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज मेरे पास होंगे 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे 500 ml दिया गया है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 2, तो क्लियर कट माय आंसर विल बी 0.2 मोलर, माय आंसर विल बी 0.2 मोलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सिंपल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे शायद हमने वीडियो नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस किए हो, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द रिलेशन between molarity, that is capital M, and molality small m is, ठीक है। हमें रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास m इज इक्वल टू 100 इंटू m प्लस 100 इंटू डी, डी यहाँ पे है डेंसिटी, ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डेंसिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी डी माइनस। वापस एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। यहाँ सब्जेक्ट मुझे बनाना है मोलालिटी को, ठीक है, और रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे फॉर्मूला है मेरे पास मोलालिटी का, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं सिर्फ उसको नंबर से मतलब उसके साइन से डिनोट कर देता हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000, ठीक है, क्योंकि हर जगह 1000 आपको कहीं ना कहीं, कुछ यहाँ पे 100 है लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन में आपको 1000 दिख रहा है, तो ये 1000 लेके हम चलेंगे, क्लियर। और दूसरी भी आगे चीजें जो बताऊंगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी के फॉर्मूला से डिराइव करने की कोशिश करूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि मेरा फॉर्मूला मोलारिटी के फॉर्मूला से मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूं, तो हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो ml में है तो ऊपर 1000। इसको अगर मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो मेरा होगा नॉर्मल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000। तो क्या मैं यहाँ इसको रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर मैं रखता हूँ इसको, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, मोलारिटी इनटू
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ऊपर अभी एज इट इज रखते हैं और नीचे भी 1000 आ जाएंगे। 1000 इनटू नीचे मुझे दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट होता है आपका मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो सोल्यूशन हमेशा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के बनता है, तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर दूंगा, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। वहीं अगर मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट पता है सपोज, तो इन दोनों का एडिशन करके मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, ये मास ऑफ सोल्यूशन को नीचे ले लेता हूं, डिनोमिनेटर के नीचे, ठीक है। तो मोलालिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000, यहां मैंने क्या ले लिया, मास ऑफ सोल्यूशन। मैं इन दोनों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर देता हूं, माइनस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? तो मैं क्या यहाँ ये देख सकता हूं कि मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी आपकी क्या होती है, यूजुअली क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की दी जाती है, और अपार्ट फ्रॉम दिस डेंसिटी आपका क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो मैं ये 1000 को आगे लिख लेता हूँ, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस वाले टर्म को, तो इसमें दिया हुआ है मुझे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैं ये मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मेरा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दिया, इस मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दिया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो बेसिकली इसका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यही मैंने किया था, दैट इज व्हाट आई हैव डन। अगर मैं इन दोनों को 100 दे 1000 दे देता हूं तो मेरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1000 डी, डेंसिटी यहाँ पे है सॉल्यूशन की, माइनस ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ये टर्म जो मेरा पूरा है वो मेरी बन जाएगी मोलारिटी अगेन, और मल्टीप्लिकेशन में बचा रहेगा मेरा, तो मेरा फाइनल टर्म्स हो जाएगा 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन माइनस मोलारिटी, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 हो जाती है आपकी मोलारिटी, और साथ साथ आ जाएगा आपका मोल। ही रिलेशन होता है आपका मोलालिटी और मोलारिटी एंड डेंसिटी के बीच में, ये रिलेशन होता है आपका मोलालिटी और मोलारिटी एंड डेंसिटी के बीच में। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1000 इंटू m, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d, m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? वापस एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी सा प्रोसेस। एक चीज ये भी कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला के तौर पे भी क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। मैं डेंसिटी और मोलालिटी दी हुई है, डेंसिटी और मोलारिटी दी हुई है, मैं पूछा है कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप कुछ नहीं करो, सीधे फॉर्मूला के अंदर ले लो,
इन दैट केस आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, मोलालिटी आपकी थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने कहां से डिराइव किया, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ये मैं कहां से लेके आया, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी के फॉर्मूला में से लाने की वजह से मुझे क्या मिल गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने क्या ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने नीचे ले लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। और इसी पर्टिकुलर टर्म को, मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने मोलर मास से डिवाइड किया और उससे मल्टीप्लाई किया, तो मास ऑफ ये मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, वापस एक बार, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जब 1000 अंदर जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया 1000 इनटू m अपॉन 1000 इनटू d माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? So now let's start the question number 18. Question number 18 है हमारे पास, the most abundant element by mass in the body of a healthy human adult are ऑक्सीजन है आपके पास 61.4%, कार्बन है आपके पास 22.9%, हाइड्रोजन है आपके पास 10% एंड नाइट्रोजन है आपके पास 2.6%. The weight of a person is 75 kg. If all hydrogen atoms are replaced by 2H1 atoms, then the weight of person is, ठीक है, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 37.5, ऑप्शन बी है हमारे पास 7.5, the weight of a person gained is question है, the weight of a person gained is 7.5, ऑप्शन सी है हमारे पास 10 और ऑप्शन बी है हमारे पास 15 kg। क्लियर? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं वापस से। The most abundant element by mass in a body of a healthy human adult are, ऑक्सीजन हमें दिया गया है 61.4% से, कार्बन हमें दिया गया है 22.9% से, हाइड्रोजन में दिया हुआ है 10% से और नाइट्रोजन दिया है 2.6%. The weight of a person is 75 kg. All hydrogen atoms, तो ये बेसिकली 1 होगा,
हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय H12, मतलब ये आपका हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आइसोटोप्स आपके वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर ही दोनों के हैं, ठीक है, इसको डी से भी डिनोट किया जाता है ड्यूटेरियम को, और ट्रिटियम इसके बाद होता है टी, ठीक है, जो इसका जो इसका एक आइसोटोप है और जिसमें इसका एटॉमिक मास हो जाता है 3, ठीक है, एटॉमिक मास विल बी 3 ट्रिटियम के अंदर, तो उसको भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, क्लियर। तो ये ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम को टी से दिखाया जाता है, और यही आपका एक और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसमें उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 3। तो यहाँ उन्होंने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ड्यूटेरियम से, जो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और हमें पूछा हुआ है देन द वेट ऑफ पर्सन गेन इज द पर्सन, वो बंदे का वेट कितना गेन होगा, उसका वेट हमें दिया हुआ है 75 kg, ठीक है। तो कार्बन, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बहुत लेंथी है सिर्फ पढ़ने में, अदरवाइज इन सब का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइड्रोजन का तो जरूरत है हमें, लेकिन नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का कोई जरूरत है ही नहीं, क्लियर। हमें सिंपल परसेंटेज से रेशियो निकालने हैं, हमें दिया गया है हाइड्रोजन 10%, 10% हाइड्रोजन का मतलब हुआ, 10% हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि किसी भी 100 के अंदर मतलब चाहे 100 ग्राम ले लो तो उसके अंदर 10 ग्राम, और अगर आपने 100 kg लिया तो उसके अंदर 10 kg आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर अगर मैं कहूं कि 100 kg अगर वेट होता है तो उसमें हाइड्रोजन आपके पास होता है 10 kg, 10 kg, ठीक है। और यहाँ पे वेट दिया हुआ है हमें कितना, 75 kg, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा, तो 75 into 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7.5 kg, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास था वो था 1, ये दोनों आइसोटोप है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डबल है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये सारे हाइड्रोजन के वो एटम होंगे, सारे हाइड्रोजन के वो एटम होंगे जिसमें हाइड्रोजन का मास होगा 1 ग्राम, ठीक है। लेकिन वही अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, इसमें हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम, तो ऑलमोस्ट ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब जो 7.5 ग्राम हाइड्रोजन था विल बी रिप्लेस्ड बाय 15 kg ऑफ ड्यूटेरियम, 15 kg ऑफ ड्यूटेरियम, इसी से रिप्लेस कर देगा ये। तो 15 kg जो 7.5 kg था, 75 किलोग्राम के अंदर 7.5 ग्राम आपका हाइड्रोजन था, उसकी जगह उसका मास बढ़ के नया मास क्या हो जाएगा, और 7.5 ऐड हो जाएगा, तो उसका नया मास हो जाएगा 82.5। लेकिन हमें यहाँ टोटल मास नहीं पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि पर्सन वेट गेन कितना होगा, तो 7.5 तो ऑलरेडी था, उसमें और 7.5 ऐड हो गया, तो आपका वेट गेन हो जाएगा, दैट विल बी 7.5, ठीक है। ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोएस्टर, आइसोटोप, ये सारे आपके टर्म्स आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के इनिशियल टॉपिक का ही हिस्सा है। तो आइसोटोप इज नथिंग, वो एलिमेंट का वो कंपोनेंट जिसके एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। और इसे ये आपका ड्यूटेरियम है, ऐसा ही और एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दैट इज ट्रिटियम, ठीक है। ये ट्रिटियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, ये आपके हाइड्रोजन चैप्टर में भी इसकी जिक्र है। और ये टर्म्स सारे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सारे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमें तो ये क्लियर कट, अगर हमें यहाँ ये दिया भी गया है तो भी हम पता लगा सकते हैं, ये टर्म आपका डिनोट करता है एटॉमिक मास और ये टर्म आपका डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। तो हमें हाइड्रोजन का नंबर तो एक ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो एक ही है, लेकिन उसका एटॉमिक मास 2 हो गया, व्हिच इज डबल। तो जो पहले 75 kg के अंदर 7.5 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन था, अब वो रिप्लेस होके 15 किलोग्राम हो गया है। तो बेसिकली जो गेन हुआ है वो है 7.5 kg का,
क्लियर? लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. व्हाट इज द स्ट्रेंथ of 10 volume solution of 10 of H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास 30%, ऑप्शन बी है हमारे पास 10%, ऑप्शन सी है हमारे पास 5% और ऑप्शन डी है हमारे पास 3%. क्वेश्चन ये है द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2. यहाँ पे दो टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे. एक स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी सोल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर ग्राम ऑफ सोल्यूट. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन का. और हमें यहाँ कौन सा सोल्यूशन दिया गया है? हमें यहाँ सोल्यूशन दिया गया है 10 वॉल्यूम का. अब हमने ये टॉपिक पे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिनोट करने का और एक टर्म है उसका 10 वॉल्यूम. तो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर ऑफ H2O2 solution will liberate 10 liter of oxygen. 10 liter of oxygen. तो हमें यहाँ पे H2O2 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन देखनी पड़ेगी. H2O2 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन देखनी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए. यहाँ पे 2 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2. क्लियर? तो इससे हम कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 मोल वाटर और 2 मोल O2 गैस 1 मोल O2 गैस लिबरेट करेंगे. तो उसका मतलब 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपका एटॉमिक मास होता है H2 का 2 और ऑक्सीजन का 32. तो कुल मिला के 34. तो 2 into 34 is equal to 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. आपको कितना 36 ग्राम ऑफ वाटर और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करके देगा. 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करके देगा. 32 ग्राम आपका हो जाता है 1 मोल और 1 मोल हो जाता है आपका 22.7 लीटर. 1 आपका हो जाता है 22.7 लीटर. ठीक है, 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल एट एसटीपी पे आपका हो जाएगा 22.7 लीटर. और ये सारी फिनोमेना एट एसटीपी ही होती है, एसटीपी ही होती है. यहाँ आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है वहां उन्होंने 22.7 लिया है, तो इसको हम 22.7 लेके चलेंगे. क्लियर? 32 ग्राम 1 मोल दैट इज 22.7 लीटर. और मुझे क्या बोला था कि अगर मुझे 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करना है तो मुझे 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन चाहिए. और मुझे निकालनी क्या है? अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज 1 लीटर सॉल्यूशन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ solution. 1 लीटर ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. क्लियर? तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे 22.7 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट करनी है तो उसके लिए मुझे कितना सोल्यूट चाहिए? 68 ग्राम चाहिए. H2O2 का कितना चाहिए? 68 ग्राम चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो कितनी ऑक्सीजन गैस लिबरेट करवानी है? 10 लीटर ऑक्सीजन की गैस लिबरेट करवानी है. तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए? तो ये हो जाएगा 68 डिवाइड बाय 22.7. 68 into 10 डिवाइड बाय 22.7. अगर ये कैलकुलेशन करने जाओगे आप तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी 29.9 which is almost 30.
30 gram of H2O2 is required to liberate 10 liter of oxygen gas. ठीक है, 10 लीटर ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ये हुआ 30 ग्राम इन 10 लीटर, 30 ग्राम इन 10 लीटर। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया था इन 1 लीटर, तो 1 लीटर के लिए कितने ग्राम होंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10 which is 3% strength of solution, 3% strength of a solution। ठीक है, 1 लीटर ऑफ H2O2 will liberate 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये आपका 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन से पता चलता है। हमें यहाँ पे पूछा गया था स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ होता है आपका ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखी H2O2 के डीकंपोजिशन से मुझे पता चला कि 68 ग्राम H2O2 मुझे 22.7 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट करके देता है। तो अगर मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन से लिबरेट करना है तो मुझे कितने ग्राम H2O2 चाहिए? तो मुझे 30 ग्राम H2O2 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। ठीक है, हमें 1 लीटर नहीं कंसीडर करना है, हमें 10 लीटर कंसीडर करना है यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो 1 लीटर के लिए कितना, क्योंकि यही आपकी डेफिनेशन होती है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा 3%, व्हिच इज डी। और क्लियर कट ऑप्शन विल बी डी, 3%। क्लियर। अगेन हाइड्रोजन चैप्टर में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, और ये आपका 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। यहाँ पे दो टर्म्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन था। Clear? So let's start the question number 20. Question number 20 है हमारे पास, how many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both, equimolar amounts of both। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारे ए है 120 ml, ऑप्शन बी है हमारा 160 ml, ऑप्शन सी है हमारा 340 ml, और ऑप्शन डी है हमारा 680 ml। क्लियर। एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूछा है Na2CO3, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा Na2CO3 का मोलर मास, जो कि Na का हो जाता है 23 × 2 46, कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। तो इन दोनों का एडिशन मिला के हो जाएगा 106। उसके साथ साथ मुझे निकालना पड़ेगा NaHCO3 का मोलर मास, जो हो जाएगा 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 दैट इज 24 प्लस कार्बन का 12 और वही ऑक्सीजन का 48, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 4 14 और ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, दोनों के मोलर मास मुझे मिल गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिक्सचर 1 ग्राम मिक्सचर। मुझे क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कंटेनर के अंदर मेरे पास 2 कंपाउंड है जिनका मिक्सचर है मेरे पास, विच इज Na2CO3 और साथ साथ दूसरा है आपके पास NaHCO3। इन दोनों का मिक्सचर है मेरा 1 ग्राम।
इन दोनों का मिक्सचर है मेरे पास 1 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि किसका कितना ग्राम है, जरूरी नहीं कि Na2CO3 का 0.5 ग्राम हो या NaHCO3 का 0.5 ग्राम हो, कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ ये जरूर बोला है कि दोनों के इक्वल मोल जरूर है। ठीक है, तो चूंकि दोनों के मोलर मास डिफरेंट है, दोनों का मास भी डिफरेंट होगा और उसका रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि मोल्स आपके होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, दोनों का गिवन मास अलग होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके उनके मोलिकुलर मास तो ऑलरेडी डिफरेंट है, तो उन दोनों का रेशियो अलग हो सकता है, सॉरी इन दोनों का रेशियो सेम हो सकता है। Na2CO3 का अगर मैं एज्यूम कर लूं कि मेरे पास 1 ग्राम है और NaHCO3 का मेरे पास ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1 माइनस A ग्राम। ठीक है, क्योंकि टोटल मिक्सचर का मुझे दिया गया है 1 ग्राम। तो मुझे ये चीज बोली है इक्विमोलर, तो मैं ये कह सकता हूं कि A जो कि मेरा ग्राम है Na2CO3 का, उसका मोलर मास है मेरे पास 106, तो A डिवाइड बाय 106 इक्वल टू मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस A डिवाइड बाय 84। ठीक है, इसका ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, इसका ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, दोनों सेम है क्योंकि दोनों के इक्वल मोलर है। ठीक है, तो मैं यहां से आराम से ये निकाल सकता हूं, A मेरा कितना हो जाएगा 84A इक्वल टू 106 माइनस 106A, 106 है, तो उससे मेरा A 106 इस साइड आ जाएगा, तो 190A इज इक्वल टू 106, तो A मेरा आ जाएगा 106 डिवाइड बाय 190, 106 डिवाइड बाय 190 जो मेरा हो जाएगा 0.5579। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई, तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं 0.5579। अब ये मुझे क्या मिल गया, ग्राम ऑफ Na2CO3। अगर मैं उसको उसके मोलर मास से दैट इज 106 से डिवाइड करता हूं तो मुझे उसके मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 मिल जाएंगे, जो मेरे पास आ जाएगा 0.053, जो मेरे पास आ जाएगा 0.053। ये भी कैलकुलेशन आई हैव ऑलरेडी डन, तो 0.053 मोल्स ऑफ Na2CO3 मेरे पास है, और उतने ही मोल मेरे NaHCO3 के भी होंगे, क्योंकि मुझे बोला गया है कि दोनों के मास भले डिफर हो। ठीक है, क्योंकि ये 0.55 है 5579, अगर उसको आप 1 में से माइनस करोगे तो 0.45 होगा। NaHCO3 का आपके पास 0.45 समथिंग ग्राम होगा, लेकिन दोनों के मोल्स आपके 0.053 ही होंगे। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया था और यहीं से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए, दोनों के मोल्स आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज, मुझे तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl is required to react completely with this mixture। तो मुझे दोनों की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पहली रिएक्शन है मेरे पास HCl और Na2CO3 की, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे मिलेगा NaCl और H2CO3, NaCl H2CO3। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करने जाता हूं तो मैं क्लियर कट देख सकता हूं कि यहाँ पे 2 मोल HCl चाहिए होंगे मुझे 1 मोल Na2CO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए। लेकिन मेरे पास क्या Na2CO3 के 1 मोल है? नहीं, मेरे पास कितने मोल है? 0.053। तो कह सकते हो कि आपके पास HCl कितने होने चाहिए? 0.0053 into 2, इतने मोल चाहिए। अगर मुझे 0.053 Na2CO3 के मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए मुझे 0.0053 into 2 मोल HCl चाहिए होंगे। उसी के साथ साथ और एक रिएक्शन होगी जो कि HCl और NaHCO3 के बीच में होगी, HCl और NaHCO3 के बीच में होगी। दोनों के प्रोडक्ट्स सेम होंगे। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसके 1 मोल के साथ NaHCO3 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए मुझे HCl के 1 मोल चाहिए होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे NaHCO3 के कितने मोल है? 0.053। तो HCl के भी कितने मोल चाहिए होंगे मुझे? 0.053 into 1। ठीक है, तो मुझे रिक्वायर्ड HCl के मोल कितने हो गए मेरे? 3 टाइम्स
2 बार Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए और 1 बार NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो 0.053 को मैं सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, ये 0 और यहाँ पे 0.0159 मोल्स ऑफ HCl मुझे चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ HCl चाहिए होंगे। ठीक है, और अगर मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, मोलारिटी आपकी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 1000। यहां मुझे क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है, दैट इज 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे ml के अंदर निकालना ही है, ml के अंदर निकालना ही है। मोल्स ऑफ सोल्यूट HCl के मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सब्जेक्ट बना दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। ठीक है, तो मेरे मोल्स दैट इज 0.0159 into 1000 डिवाइड बाय आ जाएगा मेरा मोलारिटी नीचे आ जाएगी जो कि होती है 0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10,000, तो 4 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4, दैट इज 159 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का मुझे 159 ml चाहिए होगा, तो मेरा ऑप्शन होगा 150, तो 160 इज अप्रॉक्सिमेटली 160 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। अगर यहाँ पे उन्होंने 0.2 बोला होता तो यहाँ मुझे 0.2 से डिवाइड करना होता, यहाँ उन्होंने 0.5 बोला होता, यहाँ मैं 0.5 से डिवाइड करता। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया मैंने, HCl के रिक्वायर्ड मोल टू रिएक्ट कंप्लीटली विद मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 निकाल लिए, दैट इज 0.0159 मोल्स। फिर चूंकि मुझे सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन थी और मुझे मोल्स पता थे, मोलारिटी गिवन थी, मोल्स मैंने निकाले और मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आराम से निकाल सकता हूं। ये क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी का है। क्लियर। बट इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे ही कवर कर लिया इसको। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए यहाँ तक रखते हैं। इसके वीडियो नंबर 9 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और इसी साथ लिमिटिंग रिएजेंट के भी कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 7 और 8 वीडियो के अंदर हमने मोल कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको कांसेप्ट ब्रश करना है तो पूरा 7 और 8 के सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो नंबर 9 के अंदर विद लिमिटिंग रिएजेंट।